आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। कहानी वही, किरदार नए। इनकी कहानियां दिलचस्प और अजीब भी हैं। इनकी जिंदगी बचपन से लेके आखिर तक अपने तशख्खुस की तलाश में गुजर जाती है। ये लोग यानी ख्वाजा सरा अपने खूनी रिश्तों से कटकर रह जाते हैं और अपनी नई पहचान के लिए आपस में नए रिश्तों में जुड़कर इस माहौल की तलाश में सरगर्दा रहते हैं जो माहौल इन्हें चाहिए, और इसी माहौल की खातिर अपनों से फरार हासिल करने को तरजीह देते हैं। इसी में अपनी आफियत और बका भी समझते हैं। लेकिन फिर भी इनके चाल चलन, रंग ढंग, अंदाज और अदाएं इनका पीछा नहीं छोड़ती और ये वापस मुड़कर अपनों की जानिब झांकते रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि करीबी रिश्तेदारों को मोहब्बत की जरूरत पड़ती है, मगर मोहब्बत को किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती। ख्वाजा सरा इस हालत जार के जिम्मेदार माशरे को ठहराते हैं, और ये हकीकत भी है कि हमारे माशरे के अफराद इनके साथ नारवा सलूक इख्तियार करते हैं। इन तमाम हालात को देखते हुए 2018 में ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए एक बिल पास किया गया, जिसमें वोट का हक, तालीम, मुलाजमत, तिब्बी सहूलियात के हुकूक भी शामिल हैं। ख्वाजा सराओं को हिरासा किए जाने पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने पर भी जोर दिया गया। आज के प्रोग्राम में हम आपको उन ख्वाजा सराओं से मिलवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलात को पसे पुश डाल के जिंदगी में कामयाबियां हासिल की। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अब थोड़ा ज़्यादा प्राउड फील होता है जब मैं ब्लैक कोट पहन के निकलती हूँ। तुम्हारा जनाजा कब होता है? सुना है तुम लोगों को रात को कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया जाता है। फिर कुछ लोग बोलते थे तुम्हारा तो कोई मज़हब ही नहीं होता। लोगों को मुझे देख के हंसना, ये मुझे कभी कभी परेशान भी करता था। मैं समझती थी या मेरी शक्ल पे कुछ लगा हुआ है या मैं इनसे बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है। ख्वाजा सरा होता है ना, वो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन सोसाइटी उनको साथ लेकर चलना नहीं चाहती। ये है निशा राव, जिन्होंने लॉ की तालीम मुकम्मल की और अब बाकायदा प्रैक्टिस कर रही हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए NGO भी चला रही हैं। लेकिन उन्होंने जिंदगी में बहुत से नशेब फराज देखे, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये भीख मांगने पर मजबूर हो गयी। निशा राव का ये सफर उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी टीम मेरे ऑफिस में, मेरे घर पर विज़िट के लिए आई और मेरी ट्रांस कम्युनिटी के इश्यूज़ को आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। निशा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कब फैसला किया कि आपको लॉ की एजुकेशन हासिल करनी चाहिए? जब हमारी कम्युनिटी के साथ हरासमेंट, तशद्दुद और सेक्शुअल अब्यूज़ ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। तो मैंने चाहा क्यों ना मैं एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर हूँ, क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वकालत कर लूँ, इनकी और अपनी दोनों की आवाज़ बनूँ, इनके मैं लीगल इश्यूज़ पर काम कर सकूँ। फिर मेरा माइंड बना तो फिर मैं लॉ की फील्ड में आ गई। जब आप स्टडी करने के लिए जाती थी लॉ कॉलेज में या उससे पहले स्कूल या कॉलेज में, वहाँ लोगों का रवैया कैसा था? देखिए, जो स्कूल था वो तो बहुत अच्छी लाइफ होती है इंसान की, वो तो इंसान अपनी स्कूलिंग लाइफ कभी नहीं भूल सकता। हाँ, जो मेरी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी थी वो बड़ी डिप्रेस में गुजरी। लोगों को मुझे देख के हंसना या मुझे ज़्यादा नोटिस करना, ये मुझे कभी कभी परेशान भी करता था। मैं समझती थी या मेरी शक्ल पे कुछ लगा हुआ है या मैं इनसे बहुत डिफरेंट नज़र आ रही हूँ। जब मैं SM लॉ कॉलेज में गई तो पहला साल मेरे साथ किसी ने कोऑपरेट ही नहीं किया, मुझसे बात ही नहीं की। मैं ये कन्फ्यूज़न में रहती थी मैं लड़कों वाली साइड पर बैठूँ या लड़कियों वाली साइड पर। लिहाजा फिर मैंने डिसाइड किया मैं सबसे पीछे ही बैठूँगी। तो मैंने पीछे बैठकर 1 साल गुजार दिया। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। जब बच्चों को पता चला कि मैं लाइक स्टूडेंट्स में शुमार होता है, फिर सेकंड ईयर में जाके बच्चों का मेरे साथ अच्छा रवैया हुआ। फिर लड़के कुछ मेरे साथ बातचीत में आ गए, उन्होंने मुझे फिर सेकंड ईयर से प्रमोट करना शुरू किया। ये बताएं, बचपन सबका बहुत यादगार होता है। उस ज़माने में पता नहीं होता कि कोई आपको फ़िक्र भी है नहीं है, घर वाले ख्याल रखते हैं, तो पेरेंट्स का ऐसा ही रवैया था आपके साथ? नहीं, मैं दरअसल छोटी हूँ बहन भाइयों में, सब मुझसे बहुत लाड प्यार करते हैं, बड़ी ज़िद्दी थी। हर बात मनवाने का मुझे ज़िद होती थी। शुरू से फैमिली बहुत अच्छी रही है मेरे साथ। मुझे कभी भी घर वालों से आज तक अफसोस नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि मेरी फैमिली ऐसी है। बल्कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे अच्छे माँ बाप, पढ़े लिखे माँ बाप, पढ़े लिखे बहन भाई मिले। शायद मैं उनकी बदौलत आज पढ़ लिख कर यहाँ बैठी। वो जो सब तल्ख यादें हैं वो आपके ज़हन में घूमती हैं कि लोग किन किन नामों से बुलाते थे, क्या सवालात करते थे, क्या कहते थे?
देखें कि मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। लोग क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारा जनाजा कब होता है, सुना है तुम लोगों को रात को कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया जाता है कब्र के अंदर जाके। फिर कुछ लोग बोलते थे तुम्हारा तो कोई मज़हब ही नहीं होता, और फिर कुछ लोग बोलते थे तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, तुम किसके लिए भीख मांग रहे हो। और कुछ लोग बोलते थे तुम्हें 10 साल हो गए सिग्नल पर खड़े हुए, तुमने इतना पैसा जमा कर लिया, ये कहाँ जाएगा। लेकिन सोसाइटी ये नहीं समझती थी कि इनके पीछे भी कोई मजबूरियाँ होंगी। क्या पता ट्रांसजेंडर के भाई बहनें जवान हों, उनकी शादियाँ करनी हो, बूढ़े माँ बाप हों, क्या पता घर का किराया देना हो, कोई मुश्किलात होती हैं। लेकिन नहीं, सोसाइटी बस मजाक बनाकर सवाल करके चले जाते थे। ट्रैफिक पुलिस वाले अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, बस लाइफ एक दुश्वारी थी। समझो कि एक जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार कर मैं यहाँ तक पहुँची। जब फर्स्ट डे मैं मांगने के लिए गई तो मुझे मांगने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मैं रो पड़ी थी, मुझे बुखार आ गया। एक हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने भीख मांगना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं घरों में जाती थी, फिर दुकानें मांगने लगी, फिर 1-2 साल के बाद मैं सिग्नल्स मांगने लग गई। जब मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए, मैंने सोचा निशा ये ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, किसी मकसद के लिए पैदा किया है। मुझे भीख मांगने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, और मुझे अपनी और कम्युनिटी और माँ बाप की आवाज़ बनना है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी सारी भीख मांग मांग के वेस्ट कर दूँ। फिर मैंने प्लान किया क्यों ना मैं अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू कर दूं। फिर मैंने दोबारा से एडमिशन करवाया। सुबह में मैं भीख मांगती थी 3 तलवार सिग्नल पर, और उसके बाद शाम में मैं पढ़ने जाती थी। इस तरह भीख मांगते मांगते मैंने इंटर किया, फिर बीए किया, फिर मैंने एमए किया। जब मैंने एमए हो गया तो मैं अपनी कम्युनिटी में पढ़ी लिखी थी। कराची में मैं कहती हूँ मेरे जितना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, और फिर मैं कम्युनिटी में आकर भीख मांग कर कम्युनिटी के साथ रह के पढ़ी। ये मुझे खुद पर आज भी प्राउड होता है और उस टाइम भी प्राउड होता था। अच्छा मुझे बताएं, अमूमन हम देखते हैं ट्रांसजेंडर से मिलते हैं तो उनके शौक़ ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। मेकअप लगाने का बहुत शौक़ होता है, ज़रा थोड़े मुख्तलिफ भड़कीले शौक़ कपड़े पहनने का शौक़ होता है, नाच गाने का बहुत शौक़ होता है। तो आप में भी कुछ ऐसा शौक़ था? मेरी लाइफ एक लड़कियों की तरह गुजरी है, जैसे मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं। सर पे स्कार्फ रखना, मेकअप ना करना, नॉर्मल कपड़े पहनना, सिंपल। और वेडिंग वगैरह में मैं जाती नहीं हूँ। सॉन्ग सुनने का मुझे शौक़ नहीं है। डांस मैंने ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं है। और अकेले रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अकेले ही सफ़र करना अच्छा लगता है। बस मैं ना इतने ट्रांस से मिलती हूँ और ना मैं इतने नॉर्मल लोगों से मिलती हूँ। मुझे ऐसे कभी कभी फील होता है कि जब लोग मुझे बुलाते हैं, तुम निशा राव, तुम वकील हो, मैडम हम तुम्हारे साथ पिक्चर लेंगे, तो उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आने वाले हो जाते हैं कि देख अल्लाह तू कितना बड़ा है, तू बेनियाज है, तुमने इतनी इज्जत दी, इतने मुश्किल हालात से निकाल के मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। ये जो बात इनकी बहुत मुझे अच्छी लगी कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को बहुत कुछ देता है, लेकिन उसके लिए आपको यकीन, ईमान और उसके साथ साथ मेहनत भी जारी रखनी होती है। तो निशा और निशा जैसे और जितने ट्रांसजेंडर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता ना हो, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पालेंगे। और किस जिन्स में पैदा होना है ये किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को जिस तरह बना के भेजा इस दुनिया में, वही काबिल इज्जत है। मैं वकील हूँ, तो मैं कभी भी कोई काम होता है ना, जैसे पुलिस स्टेशन का, या तुम्हें मांगते हुए लोग पकड़ लेते हैं, तो तुम मुझे बताया करो। आपने लगी जब आपकी मेरी कहानी सुनी थी ना, हाँ, मांगने जाती थी, मैं डर लगता था, एक बच्चे ने मुझे कहा दिया। घर की तरफ से मुझे तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा दुख में आके मैं कहती थी अल्लाह ताला मुझे मर्द बना दो। जिसने आसमान बनाया, सितारे ज़मीन बनाए, उसने मुझे बनाया, तो मैं बुरी कैसे हो सकती? कोई गाल खींचता है, कोई बोलता है घर में क्यों पढ़ती हो, कोई टांगे वाला कहता है, कभी आता है, कभी साइकिल वाला आता है। एक प्रोग्राम आता था उसमें मेकअप सिखाते थे, मैंने मेकअप सीखा। लेकिन जब मैं आई कोई कह रहा है झमक चलो, कोई कह रहा है कुछ लोग खड़े थे, बच्चे लड़के, उन्होंने मुझे ना गंदे पानी की शॉपर्स मारी, मेरे यहाँ पर लगी और मैं बहुत रोई। फिर मेरे भाई को कहते थे कि ये तो वहाँ जाता है, हिजड़ों में जाता है, हिजड़ों के डेरों पे जाता है, ये तो हिलता फिलता है, इसको तो समझाओ। जिसने आसमान बनाया, सितारे ज़मीन बनाए, उसने मुझे बनाया, तो मैं बुरी कैसे हो सकती हूँ? जिंदगी से भरपूर, चुलबुली और हंसती मुस्कुराती बेबो हैदर ब्यूटिशियन हैं और अपना ज़ाती सैलून चलाती हैं। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें क्या क्या रवैये देखने पड़े और कितने जतन के बाद वो यहाँ तक पहुँची,
आइए देखते हैं। हम आपको उन ट्रांसजेंडर से मिलवा रहे हैं जो कि ज़िंदगी की मुश्किलात से परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं और उन्होंने सक्सेसफुली अपने करियर को परसू किया और आज किसी न किसी मकाम पर हैं। बेबू भी इनमें से एक है, लेकिन आज जितनी मुतमईन, जितनी खुश, जितनी कॉन्फिडेंट आपको नज़र आ रही हैं, ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं था। बेबू से बात करते हैं और बेबू से उनकी ज़िंदगी की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं खूबसूरत, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि अभी तो आप हमें खुश लग रही हैं, मुतमईन लग रही हैं अपनी ज़िंदगी से, सब अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, आपने भी बहुत सी मुश्किलात झेली। ज़्यादातर मुश्किलात जब फेस की मैंने जब मैं घर से बाहर निकली। एक्चुअली घर आपके लिए एक शेल्टर होता है, आप घर से बाहर कहीं भी जाओ, लेकिन जब आप घर आते हो ना तो आपकी किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके दरवाजे पे कोई आए, क्योंकि वो आपका घर होता है। एक छोटे से टाउन से जब मैं कराची मूव करके आई, मैंने सोचा कि एक छोटे से टाउन में मैं हूँ तो शायद 5 लोग देखते हैं मुझे, लेकिन जब मैं कराची में जाऊँगी तो लाइटों का, रोशनियों का शहर है, मुझे कोई नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं कराची आई तो लोग मुझे 50 लोग देख रहे थे मुझे, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था मैं क्या करूँ। ऊपर से मैं एक 3rd पर्सन ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाई से लेकर क्लास से लेकर मदरसे तक, मदरसे से लेकर ट्यूशन तक हर कोई देखता है। कोई गाल खींचता है, कोई बोलता है घर में क्यों पढ़ती हो, कोई टांगे वाला कहता है आता है, कभी साइकिल वाला। किसी को आप रोक नहीं सकते ना, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो थी वो कम होती है। लेकिन थैंक्स टू यहाँ पर भी मैं घर वालों को सपोर्ट का ही जिक्र करूँगी, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स जो है उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो लेकिन जहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट करती है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फैमिली के लिए भी बात करें। खुद को कभी एहसास हुआ कि मैं अपने भाई या बहन से मुख्तलिफ हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी एक अलग अंदाज में गुजारनी? टीवी पे देखती थी कि एक प्रोग्राम आता था, उसमें मेकअप सिखाते थे, मैंने मेकअप सीखा। मेरी सिस्टर यहाँ में फ्लोर मैनेजर थी कराची में, और उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ से कि घर में थोड़े प्रॉब्लम हो गए, भाई ने मेरे जो है वो शीशे की टेबल तोड़ी और उसने मारने की कोशिश की कि तुमने नाक कटा दी हमारी, लड़कियों के साथ सारा दिन फिरते रहते हो, हाथों पे मेहंदी लगी होती है, लड़कियाँ लेके बैठे रहते हो बाहर, लोग पैसे। मैंने कहा अम्मी एक्चुअली इसको प्रॉब्लम ये है कि लड़कियाँ मेरे साथ होती हैं बस, और कोई मसला नहीं है इसको। फिर वहाँ पर ये सारा इस ड्रामे क्रिएट करने के बाद फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि तुमने, अगर तुम तुम डिफरेंट हो मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने घर में खाना बना के या कपड़े सी के ज़िंदगी गुजारनी है? तुमने कुछ करना है तो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आई, और इसी एरिया में मैं स्ट्रीट नंबर 6 में रहती थी, और वहाँ पर नीचे, अब मैं जब यहाँ पर आई तो लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर तो रहती थी लेकिन सुबह ऑफिस जाती थी, शाम को वापस आती, वो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जब मैं आई कोई कह रहा है झमक चलो, कोई कह रहा है कुछ, नीचे वाली फर्स्ट फ्लोर वाली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कहा ओ हो कहाँ से आई हो? मैंने कहा सक्के से आई हूँ। उन्हें अपनी सहेली बेस्ट सिस्टर्स को बुलाया, सबसे बात हुई, तो उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था, गेट टुगेदर, उसमें उन्होंने बाजी को इनवाइट किया, तो बाजी नहीं जा रही थी। मैंने कहा जाओगी आओगी तो बात बनेगी ना, तो उनको मैंने आईलाइनर लगा के तैयार करके भेजा। उन्होंने जो है एक्चुअली मुझे उन्होंने कहा कि क्या कहाँ से तैयार है? उसने कहा मेरे भाई ने ही तैयार की। उसने कहा उसे सैलून में काम करना है? उसने कहा उसे शौक है। फिर इस तरह से जो है मेरे हुमैरा बाजी से कांटेक्ट होते होते मैं अलमास हेयर एंड ब्यूटी सैलून पहुंची जमजमा पे, वहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जब आपने सैलून बनाया, आपने कहा कि लोग शुरू में नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, बाद में इतना कि आपकी हेल्प तक करने लगे। जब मैं 7 साल मैंने कंप्लीट किया कोर्स और मैंने उसके बाद काम करना शुरू किया, लेकिन जब मैं 500 से 50,000 पर पहुंची तो मेरा वक्त जो है वो डिफरेंट था। उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छी जूती पहनती हूँ, अच्छा बैग लेती हूँ, तो मैं अच्छे हेयर कट करवाऊँ। तो मैंने बहुत बड़े बड़े सैलून्स में कॉल की, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सैलून का काम। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम ट्रांसजेंडर्स को नहीं ट्रीट करते, आपकी आवाज़ मर्दों जैसी है, हम नहीं कर सकते अलाउ, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को तकलीफ़ होगी, नहीं हमारा माहौल ख़राब होगा। फिर थैंक्स टू नबीला, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने से मैंने अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी। उन्होंने कहा कहाँ पर करवाना है, लाहौर या कराची, क्योंकि इस वक्त मैं लाहौर में थी। जब मैंने वहाँ पर हेयर कट करवाया, उन्होंने मुझसे इतनी बात की कि इतना सारा मुझे इज्जत दी और फ्री मैनिक्योर दिया मुझे। मैंने उस वक्त सोचा कि क्यों ना एक कम्युनिटी के लिए सैलून खोला जाए, जिसमें कम्युनिटी को भी ट्रीट करे और सोसाइटी को भी, क्योंकि सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में जो बैरियर्स है ना वो इसी तरह से ख़त्म होते हैं। अगर एक जगह पे 2 बर्तन होते हैं वो बचते तो ज़रूर हैं, लेकिन जब 2 इंसान रोते हैं ना तो आंसू एक जैसे निकलते हैं। तो जो साथ होता है वो ज़रूर पूछता ज़रूर है कि क्या मसला है, क्यों रो रही हो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक सैलून खोलते हैं।
तो सैलून में आपकी कम्युनिटी तो आती थी, इर्द गिर्द रहने वाली खवातीन भी आती थी? जी बिल्कुल आती थी। और पहले वो खवातीन जब आ रही थी आसपास के लोगों की ही खवातीन आई, दुकानों वालों की, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। कुछ टाइम गुजरा तो सैलून में प्रॉब्लम शुरू हो गए कि क्यों रखा है इसको, ये थर्ड जेंडर है, हिजड़ों के हाथ से पानी पीना हराम है, हिजड़ों को देखना हराम है, इसको नहीं रखो। वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन वहाँ पर भी जो है अलमास आंटी जो हमारी ऑनर थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो आज अगर काम नहीं करेगी तो किसी सिग्नल पे भीख मांगेगी तो फिर तुम लोग कहोगे कि काम नहीं करते। जब उसको काम करना है, उसको मौका मिला है तो उसे काम करने दो। फिर इस तरह से बहुत सारी मसले। फिर वहाँ पर कुछ क्लाइंट्स गए, कुछ क्लाइंट्स आए, कुछ क्लाइंटों ने मुझे सॉरी किया जब उन्होंने देखा कि वाकई मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ, तक काम सीख रही हूँ। अच्छा पेपो, आपने बताया कि जब आप छोटी थी तो वालदा और बहन की तरफ से तो सपोर्ट थी, भाई को कुछ एतराज़ात थे कि लड़कियों में क्यों बैठ रही हो या सबको जमा क्यों कर लिया, हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है? तो ये बचपन से ऐसा था या थोड़ा बड़ा होने के बाद भाई ने ऐसा महसूस करना? नहीं, एक्चुअली बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि जब मैं घर में थी ना तब मैं घर में थी, लेकिन जब मैं ऐसा बाहर निकलने शुरू की तो जो मेरे भाई के दोस्त थे ना वो मुझ पर अप्रोच करना चाहते थे, और जब मैं उनसे बात नहीं करती थी या डांट देती थी तो वो फिर मेरे भाई को कहते थे कि ये तो वहाँ जाता है, हिजड़ों में जाता है, हिजड़ों के डेरों पे जाता है, ये तो हिलता फिलता है, इसको तो समझाओ। फिर इस तरह से प्रॉब्लम शुरू हुई। सोसाइटी के लिए अगर मैं उस वक्त अवेलेबल होती उनको तो वो शायद ये ना होता, लेकिन अगर मैं वहाँ पर उस चीज़ में फंस जाती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। तो ऐसे रवैयों पर कभी दिल बर्दाश्ता हुई, डिसपॉइंट हो के कि मैं घर में बंद हो जाऊँ, सब छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ना मैंने कभी उठ के नींद में से ये नहीं कहा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। नो, मैं उठती हूँ अभी भी, इवन अभी भी उठने के बाद मैं कलमा पढ़ती हूँ और मैं बोलती हूँ मैं सबसे पहले मैं इंसान हूँ और मेरे फ़र्ज़ जो मेरे घर वालों के लिए या मेरे मुतालिक हैं वो मुझे पूरे करने, ना कि मैं सोचती हूँ कि हाय मैं ऐसी क्यों हूँ, हाय मैं वैसी क्यों नहीं, हाय मैं काश मर्द होती या मैं औरत होती। नहीं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरा ईमान पक्का है। जिसने आसमान बनाया, सितारे ज़मीन बनाए, उसने मुझे बनाया, तो मैं बुरी कैसे हो सकती हूँ? मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप जैसे और बहुत से ट्रांसजेंडर्स हैं जो इन सब रवैयों से दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, उन्होंने अपने सफ़र को नहीं छोड़ा, अपनी मंजिल पाई और अभी भी अपने जैसे और लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? खुदारा, अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें, ना कि उसको मारें, ना कि उसको पीटें, उसको पढ़ने दें, क्योंकि ज़िंदगी में इल्म से बड़ी रोशनी कोई नहीं है। अगर पढ़ सकेगा इंसान तो वो आगे बढ़ेगा। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ, शायद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, शायद मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। डिफरेंट होना एक अलग बात होती है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर स्कूल में टाइम गुजारते हैं, तो टीचर्स अगर वो घर वालों को बुला के ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई डिफरेंट है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि चलो डिफरेंट तो है लेकिन इस काम में अच्छा है, तो उसको उसकी जो है ना कमज़ोरी मत बनाए, क्योंकि एक इंसान जो कुछ करता है उसके बार बार वो चीज़ कही जाती है तो वो उस पर आमादा हो जाता है। तो प्लीज़ खुदारा उन बच्चों का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, इंसानियत से प्यार करें। घर की तरफ से मुझे तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर वालों, एक तो हमारे यहाँ पर लोगों को लगता है कि मॉडलिंग और एक्टिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। बहुत ज़्यादा दुख में आके मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मर्द बना दो, ताकि मैं इस सोसाइटी में जो है वो ये जो स्टिग्मा जो फेस कर रही हूँ उससे बच सकूँ। मुश्किलात तो बहुत है इंसान की ज़िंदगी में। जब मैंने कम आउट किया एज ए ट्रांसजेंडर मॉडल, मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल, ये अनदर स्टीरियोटाइप है मेरी लाइफ के अंदर, तो घर की तरफ से मुझे तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो क्लास के लड़के थे मुझे वो छेड़ते थे, और जब मैं टीचर्स को कहती थी तो वो कहती थी आप लड़कियों के साथ बैठ जाएं, जो कि शायद किसी मसले का हल नहीं है। जब मैं लड़कियों के साथ बैठती तो लड़के और तंग करते थे। फ़र्क कहाँ महसूस होता है हमें ना, क्योंकि हमें हमेशा सोसाइटी से अलग समझा जाता है। कामी सेठ, जो कि एक कामयाब मॉडल एक्ट्रेस होने के साथ साथ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करती हैं, ये सब कुछ उन्हें प्लेट में रखकर पेश नहीं किया गया। कहाँ कहाँ उनका दिल टूटा, कब कब मायूसी उनके आड़े आई और कैसे यहाँ तक पहुँच पाई।
ये इन्हीं से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैर से। मैं जानना ये चाहूँगी कि सबसे पहली मुश्किल का सामना कहाँ से शुरू हुआ? पूरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सोसाइटी से, विद इन द फैमिली भी बहुत सारी ऐसी दुश्वारियाँ आपके लिए खड़ी कर दी जाती हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चा घर से भाग गया या घर से बच्चे को निकाल दिया, वो एक माहौल बना दिया जाता है कि वो बच्चा उस घर से चले जाए। और जब बच्चा तो मासूम होता है, जब वो घर से बाहर आ जाता है तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। फिर हमारे साथ तो जेंडर का मसला लगा कर कह देते हैं कि आप तो थर्ड जेंडर से हैं या आप तो ट्रांसजेंडर हैं, तो आप कैसे जॉब कर सकते हैं, और इस तरह की बातें करके बिठा दिया जाता है या रोक दिया जाता है। अच्छा कामी, जब छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं तो एहसास नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा होता है कि बाकी बहन भाइयों से शायद मुझे अलग समझा जा रहा है, अलग रखा जा रहा है। घर पे ऐसा माहौल देखा? घर में क्योंकि मैं शायद सबसे छोटी हूँ, तो और मैं 6th क्लास में थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मेरे 7 बड़े बहन भाई हैं। अच्छा। और मेरी मदर ने सिंगल मदर होते हुए हम सबको पढ़ाया भी, बिजनेस भी कराया, भाइयों की बहनों की शादियाँ भी की, 5 बड़ी बहनें सब शादीशुदा हैं। और शायद मुझे वही शायद प्रिविलेज हासिल था घर में, वो छोटे होने का सबसे, तो उनको ये लगता था कि एक वक्त तक शायद मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा। हाँ, और जब मैंने कम आउट किया एज ए ट्रांसजेंडर मॉडल, मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल, ये अनदर स्टीरियोटाइप है मेरी लाइफ के अंदर, तो घर की तरफ से मुझे तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि घर वालों, एक तो हमारे यहाँ पर लोगों को लगता है कि मॉडलिंग और एक्टिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं होते, और दूसरा किसी ऐसे बंदे का फील्ड में आ जाना जो कि जिसको सोसाइटी में वैसे ही एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। और बीइंग ए ट्रांसजेंडर पर्सन, तो मेरे घर वालों को लगता था कि ये मैंने गलत किया। तो फिर मैंने एक दिन अपनी अम्मी से बैठ के बात की कि आपको याद है फलाना बहन की शादी थी तो सिर्फ मैंने ही डांस किया था वहाँ पर, तो मैंने ही क्यों डांस किया था? उस वक्त ख़ानदान वालों को क्यों याद नहीं आया कि मैं मुख्तलिफ हूँ या मुख्तलिफ नहीं थी? अब ख़ानदान वालों को क्यों याद आ रहा है कि मैंने कोई गलत स्टेप उठा लिया? नाउ अब मेरी बारी है, मुझे कुछ करना है अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए। स्कूल में कोई बच्चों का बिहेवियर मुख्तलिफ होता था? ये एहसास होता था कहीं कि मैं इन जैसी नहीं हूँ, मुझे मुख्तलिफ ट्रीट किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से या जो साथ में क्लास फेलोज होते हैं? मैंने को एजुकेशन से पढ़ा है। जो क्लास के लड़के थे मुझे वो छेड़ते थे, और जब मैं टीचर्स को कहती थी तो वो कहती थी आप लड़कियों के साथ बैठ जाएं, जो कि शायद किसी मसले का हल नहीं है। जब मैं लड़कियों के साथ बैठती तो लड़के और तंग करते थे, क्योंकि फिर एक तो बस स्टैंप लग गया ना कि हाँ मैं औरतों की तरह ही रिएक्ट करती हूँ। जब सोचा कि मॉडलिंग करूँगी तो ये कितने साल की उम्र थी जब ये ख्याल आया, और इसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली क्योंकि मॉडलिंग में जब मैं आई तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा इरादा नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँगी। अच्छा। हाँ, कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें शूट करना है और ऐसे करना है, हम कैंपेन करना चाह रहे हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल की। मैं 3-4 महीने तक तो उनको टालती रही कि नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी ग्राउंड पर, बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म कर रही थी। तो मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान में ना ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है, जो कि मुझे बाद में लगा कि हाँ काबिल कबूल भी हैं और नहीं भी हैं। तो फिर मैंने वो शूट कर ली, नवंबर 2016 की बात है, और उसके फ़ौरन बाद इतना बैकलैश आया मेरी फैमिली से मुझे, और भाइयों के दोस्तों ने ऑब्वियसली कहा होगा देखो तुम्हारा भाई क्या हो गया और फलाना हो गया। बट मैंने फिर ये बात ठान ली कि अब जब मैंने कदम उठा लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये गलत काम है। फिर ये सफ़र आगे चलता रहा, आपने एक फ़िल्म भी की। कुछ मेरी फ्रेंड्स थी इकरा यूनिवर्सिटी से, वो किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह की फ़िल्म है और अमेरिका से डायरेक्टर आएगा और हम तुम्हारा ऑडिशन कराना चाहते हैं। मैं सुबह उठ के अपने ऑफिस को थोड़ा सा बंक करके मैं गई वहाँ पर, मैं ऑडिशन दे के आ गई, एंड मुझे पता था कि नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने 22-23 दफ़ा मुझे रीटेक कराए, और बिकॉज मुझे था ही नहीं कि मुझे ले लेंगे। एक हफ्ते बाद कॉल आती है कि हमने आपको मेन लीड रोल के लिए ले लिया। मैंने वो शूट किया और फिल्म बहुत मकबूल रही और बहुत इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिले उस फिल्म को, आई एम हैप्पी कि मैं उस फिल्म का पार्ट रही। अभी भी आप एक NGO के ऑफिस में मौजूद हैं, आप काम कर रही हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, कोशिश करते कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। उन लोगों को तो मुश्किल आती होगी, उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो किस तरह से ये काम कर रही हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो 2-वे प्रोसेस है। एक जगह जहाँ माशरे का बर्ताव चेंज करने की कोशिश करें, वहाँ हम अपनी कम्युनिटी को भी समझा रहे हैं कि अब वक्त बदल रहा है और आप भी बदलें। आप कहेंगे कि ट्रांसजेंडर ऐसे हैं या वैसे हैं, बात सिर्फ ये है कि जब पेट में रोटी जाएगी ना तो उनको भी अकल आएगी कि उन्होंने भी आगे तालीम हासिल करनी है और जहाँ वो जॉब कर रहे हैं उनको उससे बेहतर पोस्ट चाहिए। किस वक्त ये सोच लिया था कि अब मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे नज़र आना है? पहले तो कहीं
छुपाना, कभी कंफ्यूज रहना या प्रेशर में आ जाना होता था? मैंने 22 साल की उम्र में आइडेंटिफाई किया कि मैं ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ, और ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है। और जब हम ख्वाजा सरा की बात करते हैं तो वो एक कल्चरल आइडेंटिटी, जिस तरह कोई पंजाबी होता है या सिंधी होता है। और बट मेरी आइडेंटिटी के बारे में मुझे जानकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। किस तरह फ़ायदा हुआ? एक तो मैं मेंटली बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। बट जिन लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि वो किस आइडेंटिटी में जी रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं अपने घर वालों को भी समझाती हूँ, अब तो घर वाले मुझसे जेलस भी होते हैं। मैं कहती हूँ कि देखें किसके पासपोर्ट पे अमेरिका के और यूरोप के इतने वीज़े लगे हुए जितने मेरे पासपोर्ट पे लगे हुए। अब इस आइडेंटिटी के साथ आप खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लाइफ को अच्छा फील करती हैं? मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आइडेंटिटी के साथ खुश हूँ? आई एम लाइक, मैं सुबह उठ के हमेशा ये सोचती हूँ कि आज कोई ना कोई अच्छा काम करके घर पहुँचूंगी दोबारा, और वो करती हूँ मैं। लेकिन वो लम्हात तो याद आते होंगे जब किसी ने मिसट्रीट किया, या ऐसी तल्ख यादें जो घर वालों से, दोस्तों से या सोसाइटी से वाबस्ता हैं। चाहेंगी कुछ हमसे शेयर करना? मेरे मेंटोर ने सिखाया कि कभी रेग्रेट नहीं करना लाइफ में, बिकॉज व्हेन यू रेग्रेट इन योर लाइफ आप आगे नहीं बढ़ पाते। एंड आई नेवर थिंक जो पीछे गुजर गया, जो हो गया, ठीक है, मट्टी पाओ उस पे। नाउ आगे क्या करना है, ना फ्यूचर क्या है आगे करना, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर। चलिए कामी, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आपको हम विश करते हैं बहुत सी सक्सेस ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंस, कामयाबियाँ, और बाकी लोगों के लिए आप अच्छा कर सकें, क्योंकि आपने कहा कि उससे सेटिस्फेक्शन मिलती। थैंक्स अ लॉट। आपको मिलवाते हैं जहरिश से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। इनको धुतकारा गया, अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन ये अपने मकसद में लगी रहीं और आज एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं। इस वक्त हम लोग जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस में मौजूद हैं, जो कि एक NGO का नाम है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती है, और हमारे साथ जहरिश मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छा लग रहा है आपको देख के। फिर मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप छोटी थी तो पहली दफ़ा कब एहसास हुआ था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ? मेरे अलावा मेरे 6 भाई और हैं। अच्छा। और मेरी बहन कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये फिर नेचुरली अल्लाह की तरफ से आप जिस्मानी तौर पे ऐसे हैं, इसमें आपका ये कोई बिहेवियर आपको नहीं बनाता। और दूसरी बात है, मैं सोसाइटी के लिए एक बात कहूँगी, तो सोसाइटी कहती है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो पहले अच्छा भला बंदा था और फिर वो बन गया, ख्वाजा सरा बन गया। तो एक्चुअली उस वक्त वो जो एक हिडन रहने का जो है वो फैमिली प्रेशर होता है। उसके बाद जब आप खुल के अपने कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो हमारी तरह खुल के सामने आ जाते हैं, मगर कुछ लोग बहुत दब के भी रहते हैं। जब आप छोटी थी और ये अल्फाज सुनती थी तो जाहिर है दिल को दुख भी पहुंचता था? दिल पे दुख पहुंचता था, बट ऑल्दो माय फैमिली वाज बिलोंग्स टू वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड, और वो लोग मुझे जो है साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो मुझे काउंसिल के लिए भेजा जाता था, क्योंकि फैमिली का ये रुझान था कि दे नो आई एम ए ट्रांसजेंडर, मैं उनसे डिफरेंस हूँ, मगर वो मुझे वुमेन कभी फीमेल या गर्ल कभी तस्लीम नहीं करते थे। वो कहते थे आप एक लड़के हो, तो उस पर उसका कोई मुझे असर नहीं पड़ता था। ऑल्दो जो मैं सारी रात बस ये होता था, अक्सर बहुत ज़्यादा दुख में आके मैं कहती थी अल्लाह ताला मुझे एक मर्द बना दो, ताकि मैं इस सोसाइटी में जो है वो ये जो स्टिग्मा जो फेस कर रही हूँ उससे बच सकूँ। तो देन सेकेंडली इसका वे फॉरवर्ड मेरी फैमिली ने निकाला कि इसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, इसके बिहेवियर में मैक्सिनिटी लाने के लिए हम इसे जो है वो कैडेट कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। अच्छा। और मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ी हूँ, कैडेट कॉलेज पेटारो, जामशोरो से मैंने जो है वो इंटरमीडिएट तक पढ़ा है, 6 क्लास से लेकर इंटरमीडिएट। बहुत छुप छुप के रहना पड़ता था खुद को, ताकि लोगों को पता नहीं चले, मगर फिर भी जो अगर आप एक ना मर्द हैं ना औरत हैं, अगर आप एक थर्ड जेंडर है, तो कहीं ना कहीं उसका जाहिर कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। फिर भी वही डिस्क्रिमिनेशन सीनियर्स अक्सर छेड़ते थे, जैसे सीनियर स्टूडेंट होते थे, क्योंकि हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे, तो वो अक्सर हिरासमेंट इस तरह की होती थी, तो वो फेस करनी पड़ती, क्योंकि आप किसी को कह नहीं सकते थे, इवन आप डीन तक को भी शिकायत नहीं कर सकते थे हमारे साथ हो क्या रहा है। तो घर वाले ये चाहते थे कि आप लड़कों की तरह कपड़े पहने, लड़कों की तरह बातचीत करें, वैसे चलें और अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारें, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता था? मुझे ऐसा नहीं, मेरे अंदर हमेशा से एक औरत अंदर थी, और मैं अपनी फीमेल्स फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी, मेल्स के साथ नहीं होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब नए स्टूडेंट थे तो तब तो कोई लड़की भी बात नहीं करती थी, मतलब इवन ऐसे कि इनके बीच में कोई जोकर आ चुका है या इनके बीच में कोई ऐसी मखलूक आ चुकी है जिसको वो शायद अछूत है। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरता गया,
एजुकेशन में मतलब सेमेस्टर गुजरते गए। मेरी दूसरी बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी जो अकाउंटिंग में बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए थे और पूरी क्लास में। तो उसके बाद जो है वो लोगों ने दोस्तियाँ करना शुरू की, क्योंकि वो लोग चाहते कि हम ग्रुप स्टडीज़ में जो है वो ज़ैरिश को भी अपने साथ बिठाएं। और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा होता था, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लड़के होते हैं, स्टूडेंट फेडरेशंस जो बनी हुई होती हैं वहाँ पे, वो लोग से आवाज़ें कसते थे उनको क्योंकि उनको वो तो पता नहीं इस तरह होता था, उनको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं, आवाज़ें कसते थे, खुसरा छक्का हिजड़ा बहुत कुछ। अच्छा, कुछ जो मुंह में आया वो आप जो भी बोल दिया, किसी ने मतलब गलती आपका हाथ पकड़ लिया, चल बे नंबर दे दे, ये कर दे वो कर दे, और ये इस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ऐसी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ी। और इवन कभी यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स के लिए हम रास्तों में जा रहे हैं तो बाइकों पे चलते चलते किसी ने पान की पीक फेंक दी, बड़ा कुछ। कोई ये नहीं सोचता था कि ये भी इस इदारे या इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये भी एक तलबा है, ये स्टूडेंट है, बहुत कुछ। ऐसा है कि जब आपने ये स्टैंड लिया घर वालों के सामने, क्योंकि वो चाहते थे आप एक लड़के की तरह ज़िंदगी गुजार दें, जब आपने ये स्टैंड लिया कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से जो महसूस कर रही हूँ, एक लड़की की तरह, खातून की तरह कपड़े पहनना, मेकअप लगाना या वैसे बाल रखना, तो मैं अब ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, तो कैसा घर वालों का क्या? उस वक्त ये सिचुएशन तब आया था जब मैंने इंटरमीडिएट बिल्कुल ख़त्म किया था, फाइनल किया था, और उसके बाद फिर घर वालों ने ये डिसाइड किया एजुकेशन के लिए। मैं ये कहती हूँ कि उस वक्त अगर फैमिली एक्सेप्टेंस ना देती तो आज मैं भी किसी सड़कों पे ही खड़ी होती, कोई बैगिंग करती हुई नज़र आती या नाच गाना करती, मगर डिस्क्रिमिनेशन वैसा ही वैसा। तो इससे आपके कॉन्फिडेंस पे कितना असर पड़ा, इससे आपकी स्टडीज़ पे कितना असर पड़ा? एक्चुअली एक लाइफ में थोड़ा सा मतलब अपने अंदर एक अज़म था कि अब ये स्टिग्मा तो समझो हमारे साथ चल ही रहा है ना, तो फिर मैं कहा एजुकेशन हासिल कर, शायद मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल जाए। अच्छा, इस आस पे आपने अपनी तालीम मुकम्मल की, क्या पढ़ा आपने? मैंने BS in कॉमर्स किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। ज़बरदस्त। इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ जब आप मुख्तलिफ इदारों में जाती थी, अप्लाई करती थी, तो वहाँ एक्सेप्टेंस थी? होता ये था। अच्छा, मेरा नाम जो है मेरे गुरु ने रखा था ज़ैरिश, और फिर खानज़ादी या मेरे सर नेम से आया ज़ैरिश खानज़ादी। और तो जब भी मैं अपना CV कहीं रिज्यूम अपना ड्रॉप करती थी, ईमेल करती थी, तो अच्छा परसेंटेज दे के GP दे के लोग एकदम कॉल आती थी कि आपने जो है वो हमारे पास इंटरव्यू देना है। और जब इंटरव्यू देने के लिए जाती थी तो हम तो समझ रहे थे कोई लड़की है, तुम तो तीसरी दुनिया हो, पहला क्वेश्चन तो ये होता था। और दूसरी बात है कि इंटरव्यू पे अगर मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते थे, क्वेश्चन होते थे कि तुम पर्सनली क्या करती हो, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं हो, इस तरह के जो है वो गैर मयारी क्वेश्चन, वाहियात किस्म के क्वेश्चन किए जाते थे। फिर एट द एंड जब बात खुलासा करने के बाद वो कहते मैंने कहा हम जॉब, वो साफ मना कर देते कि हमारी कंपनी की रैपो पे बात आएगी कि हमने दूसरे को जॉब दी हुई है। अच्छा ज़ैरिश, माजी तो पीछे रह गया, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं और अभी आप एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं देखने वालों के लिए भी। यहाँ पर जिस ऑफिस में आप बैठी हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पे ट्रांसजेंडर्स के लिए आप क्या कर रही हैं? अच्छा, मैं तो इस वक्त जो जॉब कर रही हूँ, मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर हूँ जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस में। और हमारा इस वक्त जो है वो काम, बेसिक जो हमारा मकसद है, हम लोग काम करते हैं हेल्थ पे, ट्रांस राइट पे, और हमारी सोसाइटी के सोशल बिहेवियर्स पे, ताकि कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस है। और सेकेंडली ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के लिए, और अगर कोई ऐसे कुछ लोग हैं अब जो इनिशिएट लेना चाहते हैं ट्रांस को हायरिंग के लिए, तो हम उनकी एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करते हैं। और दूसरा एक सोसाइटी का एक बहुत है ना कि मतलब सोसाइटी जब एक ट्रांस को देखना है, उन्होंने कहना कि ये या तो नाच गाने के लिए यहाँ पे बैठा है, या के लिए बैठे या बैगिंग के लिए। हम वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहते हैं। देखिए, आज एक खातून जो है वो होस्ट कर सकती हैं, तो एक खातून प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकती हैं, तो इस तरह ट्रांसजेंडर भी इसी तरह आपके साथ शाना बशाना खड़े। बिल्कुल। आप सोसाइटी को ये मैसेज ये है कि आप प्लीज़ ख्वाजा सराओं को अपने से अलग ना समझें। जो आप कर सकते हैं वो ख्वाजा सरा भी कर सकते हैं, बल्कि उससे डबल कर सकते हैं। मेडिकली या बायोलॉजिकली देखे जाए तो ट्रांसजेंडर्स के अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी और जो पोटेंशियल है वो मर्द और औरत से बहुत ज़्यादा होता है।
जेंडर का सिलेक्शन कर लेना किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला किसी इंसान को जैसे बायोलॉजिकली पैदा करता है और जिस जेंडर में ढाल के पैदा करता है वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन ट्रांसजेंडर्स को अगर हम ज़िंदगी में मौका दें, डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनको अपने से ये ना समझें कि कोई बाहर की मखलूक आ गई है, तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती है।